इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने दी। मेरे सामने केस आया तो मैंने वो देखा कि वो बिल्कुल इर्रेगुलर अंदाज से दी गई थी। सो मैंने इर्रेगुलर होने की वजह से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। वो कैंसिल हुई तो फिर मेरा ख्याल है मुतलका पार्टी कोर्ट में चली गई और स्टे मिल गया। सो स्टे पे मामला चल रहा है। मियां साहब आप कहते हैं कि मुझे नया पख्तूनख्वा नहीं नजर आ रहा। मियां साहब पहले तो वो गवर्नर हाउस पेशावर से बाहर तो निकल के देखें, पता चलेगा कि क्या नया पख्तूनख्वा बना या नहीं। पख्तूनख्वा की पुलिस कानून के ऊपर चलती है और पंजाब की पुलिस रायविंड की गुलामी करती है, शरीफों की गुलामी करती है, लोगों की हिफाजत नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एग्जैक्ट और दूसरा जुडिशल कमीशन, जहां पर आज थैले खोलने का हुक्म जारी हो गया। थैले खोलने के हवाले से तहरीक इंसाफ बहुत अरसे से मुतालबा करती थी, लेकिन इतना कंट्रोवर्शियल हुकूमत इसे सोचती थी कि ये थैले खुलेंगे तो मामला बिगड़ जाएंगे, सुलझेंगे नहीं। कभी इसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन फॉर्म 14 जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को खुद कहती थी कि फॉर्म 14, 15, 16 इसकी पूरी डिटेल्स जो है अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, वो इलेक्शन के 2 साल गुजरने के बावजूद आज तक नहीं डाल पाए। और अब जुडिशल कमीशन को ये बताया कि फॉर्म 14 तो आरओज़ ने वापस भेजे ही नहीं। अब जुडिशल कमीशन ने ये हुक्मनामा जारी किया है कि आप थैले खोलिए, थैलों से फॉर्म 14 निकालिए और उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं वो शायद 8 जून की एक तारीख दी गई है कि तब तक पूरी हमें दीजिए। तमाम पार्टीज़ ने उसके ऊपर रजामंदी का इजहार किया। एग्जैक्ट केस जो है उससे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में तकरीबन 3 साल पहले गोल्ड टीवी के नाम का एकदम से चर्चा हुआ कि बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप पाकिस्तान में आ रहा है। बाज़ चैनल को इस पर परेशानी भी थी कि ये चैनल आ रहा है तो उनका क्या बनेगा, वो बैठ ना जाए। और एक आम तासुर ये था कि एक बड़े चैनल को निशाना बनाने की कोशिश है, इसलिए इसके पीछे ISI वाले भी हैं, कोई बड़े बड़े लोग भी हैं। इस तरह की बहुत मार्केट में र्यूमर मॉन्गरिंग हुई। फिर उन्होंने मार्केट में जब पैसे देने शुरू किए लोगों को तो उससे और तठल्ली मची। बड़े बड़े नाम जो थे, कुछ अर्सा पहले जब जियो वर्सेस एक हमारी एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक सिचुएशन हमें नज़र आती थी, उस ज़माने में कुछ बड़े नाम टूट कर गए और ख्याल यही था कि वो इतनी मोटी रकमों पर गए हैं कि ना कोई कह ही नहीं सका। उसके बाद 2500 के करीब अफराद हैं टोटल जो एग्जैक्ट ने हायर किए, और एग्जैक्ट ने नहीं, बोल्ड टीवी ने हायर किए। और जिन लोगों को भी हायर किया उन्होंने मार्केट से बहुत ऊपर की तनख्वाह दी, और किसी ने शायद इतने ज़्यादा बड़ी अमाउंट्स के ऊपर सवाल जवाब पूछने की कोशिश नहीं की। आम तौर पर एक कैमरामैन को, रिपोर्टर को या आप डेस्क के ऊपर बैठे हुए शख्स को जब हायर करते हैं तो वो किसी कंपनी से उसकी बैलेंस शीट के ऊपर सवाल नहीं पूछता। ये बात बहुत अनफेयर होगी उन 2500 लोगों के साथ अगर कहा जाए कि उन लोगों को ये सवाल जवाब करना चाहिए था। लेकिन उन 3-4 लोगों को जिन्होंने चैनल रन करना था, उनको सबसे पहला सवाल यही करना चाहिए था कि हम ये लोगों को जो रोज़ी पिक्चर दिखा रहे हैं जिसके ऊपर 2500 लोगों को हमने साथ लाना है, इसके ऊपर क्या आपके पास बैलेंस शीट में इतने फ़ंड्स हैं और वो फंडिंग के सोर्सेज क्या हैं। ये फंडिंग के सोर्सेज बहुत मुतनाज़ा इशू है इस वक्त यहाँ पर। चौधरी निसार की एक स्टेटमेंट मैंने अभी आपको सुनवाई है। अभी FIA रेड कर रही है एग्जैक्ट के ऑफिस पे, जो पेरेंट कंपनी है। शुएब शेख उसके CEO हैं, उनकी अहलिया के नाम के ऊपर और उनके अपने नाम के ऊपर एक शेयर है, और उनके बहनोई हैं साथ विकास, उनके पास शेयर होल्डिंग है। और ये कंपनी एक दुबई में भी एग्जैक्ट LLC के नाम से उन्होंने इनकॉर्पोरेट कराई है। 99.9% शेयर होल्डिंग उसी कंपनी के पास है। ये वो सिनारियो है जिसके ऊपर एक ख़बर छपी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कि ये फेक डिग्री, ये फेक डिप्लोमा मिल का काम कर रहे हैं और इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर ये कमा रही है कंपनी। मनी लॉन्ड्रिंग के भी सवाल उठ गए, फेक डिग्रीज के भी उठ गए। एग्जैक्ट वालों ने इस पर डिनाई किया और कहा यह कि हमारे राइवल्स जो हैं वो सिर्फ हमें गिराने की खातिर ये सारा कुछ कर रहे हैं। मैंने इस तमाम अरसे में इसके ऊपर कोई प्रोग्राम करने की कोशिश नहीं की सिवाय उन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के और ख़बरों के जहाँ पर या चौधरी निसार बोले या FIA के कोई ऑफिशियल बोले। कल रात शुएब शेख को गिरफ्तार कर लिया गया, छापा मारा गया और वहाँ ज़मीन से लेकर छतों तक लदी हुई जाली सनदें जो थीं वो भी मिल गई, और बहुत सारे साइबर क्राइम्स के लॉ की वायलेशंस के ऊपर उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात हो रही हैं। एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा हवा बांधा जा रहा है कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इसने बदनाम कर दिया। सबसे ज़्यादा फेक डिग्रीज़ का कारोबार दुनिया में अगर किसी मुल्क में होता है तो वो अमेरिका में होता है।
और अमेरिका के अंदर ही इसके ऊपर कवानीन सबसे कमज़ोर हैं। अगर वहाँ तगड़े होते तो जहाँ ये फेक डिग्रीज बेचने का इल्ज़ाम है सबसे पहले वही इसको पकड़ लेते। सबसे कमज़ोर और नाकस कवानीन जो है इस वक्त अमेरिका के अंदर ही हैं, और ख़ुद अमरीकी कमरे एक एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, वो मिलियंस ऑफ डॉलर की फ़ेक इसी तरह की डिग्रीज बेचते हैं, जो इस कंपनी के ऊपर वो कहते हैं FIA वाले कि इनफ एविडेंस है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम इनको फोर्जरी, ये फेक यूनिवर्सिटीज़ और फेक डिप्लोमाज इशू करने के ऊपर इनको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का एक चार्ज ऐसा है जिसके ऊपर अभी सवाल जवाब होने बाकी हैं और उसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं। बहुत सारी जो दफ़ात हैं वो हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में, अभी तो एक FIR कटी है, आइंदा आने वाले दिनों में इसके अंदर मज़ीद दफ़ात का इजाफा हो। बोल को लाइसेंस कैसे मिला? चौधरी निसार कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर एतराज़ किया था। मैंने पैमरा वालों से पूछा कि बताइए भैया इसके डायरेक्टर्स कौन से, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस एक होती है, उसको ISI सिक्योरिटी क्लियर करती है, उसको IB सिक्योरिटी क्लियर करती है, तब मिनिस्ट्री ऑफ जो इंटीरियर है वो उसको क्लियर करती है, फिर 2 जगहों पे जाती है, SCCP और पैमरा के पास, जहाँ से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब ये कहानी सबसे इंटरेस्टिंग है, ये वाला ट्विस्ट जिसकी तरफ मैं अभी बात करने लगा हूँ, क्योंकि एक तवील अरसा तक मार्केट के अंदर ये र्यूमर थी और बोल्ट TV के मुखालफिन ये र्यूमर ज़्यादा फैलाते थे कि इनके पास तो लाइसेंस ही नहीं भाई, ये TV कैसे लाएंगे। बोल्ट TV ने लाइसेंस 2 लिए। एक लाइसेंस लिया उन्होंने लबैक TV से, लबैक TV के पास लाइसेंस था और जो भी उनके डायरेक्टर थे उन्होंने दरख्वास्त दी कि हमने अपना लाइसेंस बोल टेलीविज़न नेटवर्क को भेज दिया है, जहाँ डायरेक्टर्स ये खुद शोएब शेख हैं, इनकी बीवी है आयशा, वकास हैं और एक कोई चौथे शख्स, 4 लोग हैं इसके अंदर। लबैक TV का एक लाइसेंस लेके कहानी ख़त्म नहीं हुई, दूसरा वाला लाइसेंस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला लाइसेंस था जिना TV का। जिना TV के हवाले से अगर बहुत से लोगों को मालूम ना हो तो इनका आम तौर पर तल्लुक़ और वास्ता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे पाकिस्तान में जो लोग मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जब उनसे जाके आप पूछेंगे तो वो एक नाम लेंगे और उनका नाम है रियाज मलिक, जो पाकिस्तान में इस वक्त रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में बहरिया टाउन के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में उनका बड़ा इस मामले में शोर है और जना TV या जना अखबार ये रियाज मलिक साहब के नाम से जोड़ा जाता है। उनकी डायरेक्टरशिप खुद कितनी है या किसी और अजीज़ रिश्तेदार या मुलाजम के पास कितनी है उसकी तफसील मेरे पास नहीं है, कोशिश करूँगा अगर पैमरा से मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो वो भी दे दूँगा। तो बोल नेटवर्क ने दूसरा लाइसेंस बाय किया जिना TV का, पहला लबैक TV, दूसरा जिना TV, ये दोनों लाइसेंस बाय कर लिए बोल टेलीविज़न नेटवर्क ने। चौधरी निसार ये मार्च के ज़माने में इनको किसी तरीके से ये सारा प्रोसेस जो था इन्होंने कंप्लीट करवाया। उस वक्त अभी PMLN की हुकूमत नहीं थी, चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर नहीं थे। चौधरी निसार जब इंटीरियर मिनिस्टर बने तो उन्होंने इसके ऊपर इतराज़ किया कि ये वायलेशंस ऑफ प्रोसीजर्स है, जो प्रोसीजर्स थे तयशुदा उसकी वायलेशन करते हुए इनको सारी आपने सिक्योरिटी क्लियर की है। इस इतराज़ को जब उन्होंने उठाया तो इतराज़ उठाते ही ये कंपनी सिंध हाई कोर्ट में परहैप्स चली गई, सिंध हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। सिंध हाई कोर्ट से स्टे जब ले लिया तो पैमरा ने इसके ऊपर एक और क्लॉज यूज़ की कि हमारे पास तो एक ख़ास दिन होते हैं, इतने दिनों में आपने अगर ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं की तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। क्योंकि यहाँ चौधरी निसार सवालात उठा रहे थे कि आपकी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर आपको ये जारी किया गया एक अबूरी मुद्दत में, जिसको हुकूमत को ये काम शायद नहीं करना चाहिए था, उसने फटाफट से किया और क्लियरेंस दे दी। तो उसके ऊपर जब पैमरा का नोटिस गया तो इस कंपनी ने आज से कोई 2 हफ्ते पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और टेस्ट ट्रांसमिशन इन दोनों नेटवर्क, दोनों चैनल्स के ऊपर जारी करनी शुरू कर दी। तो ये बोल नेटवर्क की कहानी है। शोएब शेख अभी FIA की हिरासत में है, रिमांड है और उनके डायरेक्टर्स के ऊपर भी 6 लोगों के ऊपर, शोएब शेख और 7 लोग टोटल हैं जिनके ऊपर FIA को रिमांड दे दिया गया है। और FIA वाले बड़े इस मामले में कॉन्फिडेंट हैं कि उनके पास जो सबूत हैं वो काफ़ी हैं कि इनको वो जो दफ़ात हैं PPC की 420 और तकरीबन कोई 9 या 10 दफ़ात उन्होंने लगाई हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे इनफ्लोज हुए हैं, अगर तो वो इल गॉटन मनी, टेरर फ्लोज या इस तरह के किसी ऐसे गैर कानूनी ज़राए से हासिल किए हुए पैसे वो इस्टेब्लिश हो गए तो फिर मसले बहुत टेढ़े हो जाएंगे। अगर वो एग्जैक्ट कंपनी के डायरेक्टर्स और स्पॉन्सर की हैसियत से वहाँ पनिश हुए तो बोल TV के भी वही डायरेक्टर्स और स्पॉन्सर हैं, उनके सवालात यहाँ उठ जाएंगे और उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो ऑलरेडी इस वक्त हाई कोर्ट के एक ऑर्डर की, स्टे ऑर्डर की मरहून मिन्नत है, वो भी क्वेश्चन हो जाएगी। तो ये पूरा बैकग्राउंडर है जो मैंने आपको बताया और इसको बताने का मकसद ये था कि वहाँ पर 2500 लोग गए हैं और इस तमाम अरसे में जो भी वायलेशन हुई हैं, जिन लोगों ने भी करवाई हैं, उनके सवालात अब पूरी सच्चाई के साथ कौम को बताने चाहिए। इनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि इनके डायरेक्टर्स और स्पॉन्सर्स कौन है, सोर्सेज ऑफ फंडिंग कहाँ से आई, उसमें जो भी नाम सामने आते हैं उनकी तफसीलात। क्योंकि बाज़ एक शख्स मीडिया के बड़े लीडिंग 1-2 पर्सनैलिटी हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो फ्रंट मैन के तौर पर उन्होंने किसी एक का 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करवाया था। अगर ये बात सच है, इस इल्ज़ाम में कोई भी सदाकत है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर इसमें कोई भी सदाकत है तो जब FIA वाले उससे पूछेंगे कि भैया तेरी शेयर होल्डिंग कितनी है और ये पैसा कहाँ से आया, तो या तो FBR में उसकी इतनी टैक्स पेमेंट होनी चाहिए, उसकी इनकम साबित होनी चाहिए, नहीं तो बजाते खुद उसके ऊपर इल गॉटन मनी का इल्ज़ाम आ जाएगा। और ये इल्ज़ाम बड़े टेढ़े हैं आजकल के दौर में।
जब पूरा मीडिया ये चाहता था, लीडिंग चैनल ये चाहते थे कि बोल्ड टीवी नेटवर्क मत आए, उसने अपने बहुत से ऐसे कामों से खुद ये जवाब फराहम कर दिया जो शायद वैसे पैदा ना हो पाता। तो ये बैकग्राउंड है जी पूरा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे पास शरीके गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आबिद शेर अली साहब। आबिद साहब वेरी वार्म वेलकम। कमर ज़मान कार साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। आबिद साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं जी लाहौर से। आपको भी मियाँ साहब खुश आमदीद कहता हूँ। आबिद आपसे स्टार्ट करूँगा। आपको मैंने पूरा बैकग्राउंडर बता दिया कि लब्बैक टीवी और जिना टीवी के लाइसेंस बोल्ड टीवी नेटवर्क ने हासिल किए और किस तरीके से चौधरी निसार ने इसके ऊपर इतराज़ात किए और मामला अभी भी सिंध हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के ऊपर चल रहे हैं। अब आपकी हुकूमत क्या कहती है? देखिए, ये सब जुडिस है और कोर्ट्स के अंदर है, लेकिन जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, जो स्कैम अभी आपने डिटेल में बताया कौम को, और इसमें अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, फेक डिग्रीज का इश्यूज़ है, कौन कौन इससे पसे पर्दा शुएब नहीं होगा, और भी बड़े बड़े लोग जो उसकी बैकिंग पे है, उनके चेहरे भी अभी सामने आएंगे। तो इस पर FIA की भी तहकीकात हो रही हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं ही पाकिस्तान में था जिसने पहले जाली डिग्रियों का मामलात उठाए। लेकिन ये तो एक जो अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी थी एजुकेशन के हवाले से, वो ऑन स्टेक है कि अमेरिका जैसे मुल्कों में भी जाली डिग्रियों के कारोबार होते हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ में। फिर तो यही है कि जो इन ममालिक में पता नहीं कौन कौन से अफसरान को फिर वो डिग्रियाँ बिकी होंगी जो मुलाजमतों पे होंगे। ये तो फिर बात बड़ी खुद अमेरिका के अंदर ये धंधा बड़े जोरों और मैं समझता हूँ कि नदीम मलिक साहब जो आपने मीडिया के एंकर्स पर्सन भी, उसमें बहुत से काबिल एहतराम नाम भी हैं, लेकिन फिर आप देखें कि बोली सबकी लगती है, चाहे वो मीडिया के लोग हों, सियासतदानों पे कीचड़ उछाले जाते हैं, तो फिर जो इतनी दबंगो बाला दावे किया करते थे। मैं पिछले अगस्त से चंद चेहरे मुझे बड़े अच्छी तरह ज़ेहन नशी हैं जो गए, लौट के बुद्धू घर को आए, फिर छोड़ दिया। लेकिन ये फिर क्रेडिबिलिटी तो सबकी अब यहाँ हो जाती है कि कौन किसके इशारे पर, जैसे ये हमारी हुकूमत के तो नहीं किए करता, लेकिन फिर इस पर तहकीकात होंगी तो पसे पर्दा। चौधरी निसार को वैसे वेल डन कहना चाहिए कि उसने इतराज सबसे पहले उठाया। इसमें कमर ज़मान कायरा साहब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, कहते हैं मार्च के ज़माने में ये दोनों लाइसेंस जो थे सम टाइम ड्यूरिंग मार्च, ये लब्बैक टीवी का और जिना टीवी का बोल्ड टीवी नेटवर्क ने ख़रीदे उनसे, और डायरेक्टर्स में शुएब शेख, इनकी अहलिया, वो इनके बहनोई वकास और दूसरे लोग आ गए, तो वहाँ से बोल्ड टीवी नेटवर्क का आगाज़ होता है। कहते हैं ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। अब एग्जैक्ट कंपनी की कहानी है आपके सामने, आप इसके ऊपर कैसे देखते हैं? हाँ मलिक साहब, ये लाइसेंसेज हमसे पहले बहुत सारे लाइसेंसेज पहले इशू हो चुके थे, कुछ हमारे दौर में भी हुए जो ऑनर आए, बहुत सारे आपके चैनल्स ने जो ऑलरेडी, शायद बुरी हुकूमत होगी, शायद आपकी भी नहीं, हमारी गवर्नमेंट ये नहीं थी, लेकिन मैं उस पर और बात करने लगा हूँ कि बहुत सारे चैनल जो एग्जिस्टिंग थे उन्होंने भी और चैनल लिए, किसी ने स्पोर्ट्स लिया, किसी ने दूसरा लिया। अगर कई चैनल ऐसे थे जो डोरमेंट पड़े थे और कई दूसरे लोगों ने इसको खरीद दिया, उसका एक तरीकाकार था, पेमरा मिनिस्ट्री सो इसको डील ही नहीं करती, पेमरा इसको डील करता था और करता है। सो उनका ये काम था, उन्होंने देखा होगा और यकीनन देखा होगा, मैं नहीं कहता कि उन्होंने नहीं देखा होगा। वैसे इसकी ISI और IB डायरेक्टर्स की सिक्योरिटी क्लियरेंस, मैं वही कहने लगा था कि इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो होती है वो पेमरा का अपना काम नहीं होता, वो खत लिख के और उसके जरिए ही सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से और इंटेलिजेंस एजेंसियों से उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस कराता है। मैं नहीं समझता कि उस पर बहुत सारे तरीकों से, आपको पता है सिक्योरिटी क्लियरेंस हमारे यहाँ हो जाती है, सिफारिशें चल जाती हैं, पैसे चल जाते हैं, और शायद ये जेन्युइन भी हुई हो, मुझे इसका भी कोई इदराक नहीं है। इसलिए कि एग्जैक्ट कंपनी जो है ये पिछले को 12, 14, 15 साल से देखी जा रही थी, बड़ी तेजी से ग्रो करती हुई कंपनी है, और जब तक ये स्कैंडल इसका सामने नहीं आया, इसके बड़ी अहम जगहों पे दफातर थे, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मुलाजिम थे, गाड़ियां थी, बड़ा लेविश इसका स्टाइल था, और हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी, FBR भी, हुकूमतें भी बशमूल हमारे, वो उसको नहीं चेक कर पाई। अच्छा, इसके लीगल बिजनेसेस भी थे इसके ऊपर, और ये फेक डिग्रीज के भी थे जो FIA वाले अभी बता रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई इसमें था क्या, सारा कुछ ही फेक था, उन्होंने कहा नहीं, लीगल बिजनेसेस भी थे, सिर्फ लालच में पड़ गए कि इसमें इजी मनी आ रही है। अगर पीछे कोई और ड्रामा है, कोई और गेम है, तो हमने तो पहले दिन कहा कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं है। अगर वो उसमें गुनहगार निकलते हैं तो जरूर उनको सजा दे। लेकिन मलिक साहब एक और बात भी बड़ी अहम है, ये जो जाली डिग्री है, ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट है, क्या बरतानिया में नहीं है?
मैं कसम खुदा की उनका वकील नहीं हूं, लेकिन मैं एक और बात करने लगा हूं। यूरोप में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में बहुत सारे ममालिक जो आईटी में बहुत एक्सपर्ट है, उनके अंदर ये खेम चल रहा है। लोग नेट के जरिए स्टूडेंट बनाते हैं, नेट के जरिए इम्तिहान होते हैं, डिग्रियां इशू हो जाती है और ये वैलिड बिजनेस है। आप बहुत सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटियों की डिग्री यहां ले आए, आप अपने एजुकेशन कमीशन को दे दें, हायर एजुकेशन कमीशन को, वो उसको वेरीफाई नहीं करेगा। और अगर आप उन डिग्रियों को सर्टिफाई करने के लिए भेजेंगे तो वहां से भी सर्टिफाई नहीं होगी। सबसे ज्यादा फेक डिग्री का काम अमेरिका में होता है। गुजारिश ये है कि इस तरह का, लेकिन अच्छा है अगर हमने एक फेक डिग्री, मुझे इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे मुल्क के हमारी एजेंसियों ने इसको लेकिन पकड़ उसके लिया। साथ टैक्स एवेडर भी पकड़े जाने चाहिए जो आप कहना चाहेंगे। टैक्स एवेडर नहीं पकड़े जाएंगे। मैं एक और बात करने लगा हूं। मैं एक और सबसे ज्यादा मैसेज यही रिसीव कर रहा हूं। मुझे यूं लगता है वो नहीं पकड़े जाने, वो बड़े ताकतवर लोग हैं। वो ग्रेजुअली सिस्टम हमारा मजबूत होगा, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर फ्लॉज है जिसमें टैक्स एवेडर्स जो है या टैक्स को मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं, उनके इख्तियारात बहुत सारे हैं। वो सियासी भी हो सकते हैं, गैर सियासी भी हो सकते हैं, अदरवाइज भी बड़े पैसे वाले लोग भी हो सकते हैं। तो सवाल मलिक साहब ये है कि हमारे मुल्क के बाद क्या उन मुल्कों के अंदर भी क्या बाकी कौमियतों के अंदर भी कार्रवाई होगी, या सिर्फ बीसीसीआई की तरह ये आगा हसन आबदी को दुनिया में सजा मिल जाएगी और बाकी कौमियतें अपने फैसले करती रहेंगी? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं वैसे उनकी जस्टिफिकेशन में एक लफ्ज नहीं कहूंगा। मियां महमूद रशीद साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। जिस बंदे ने गलत काम किया मैं उसकी बिल्कुल, आई एम सॉरी टू कट यू, मेरा मकसद ये कतन नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूं बहुत खुशी की बात है, लेकिन देखना यह है कि क्या बाकी कौमियतें भी ऐसे करेंगी या सिर्फ हमारे एक बंदे को हसन आबदी बना दिया। न्यूयॉर्क टाइम ने इसकी जो खबर छापी थी, उसने इस खबर के अंदर एक ट्विस्ट ये डाला था कि शायद हुकूमत पाकिस्तान इसमें कोई शरीक थी इस सारे काम के अंदर, अगर कोई फेक डिग्रीज का धंधा हो रहा था। तो यहाँ सवाल फिर सबसे पहले यही उठेगा। आज हमारे वो नदीम हुतियाना है, हमारे वहाँ पर एम्बेसी के अंदर काम करते हैं, उनका लेटेस्ट टू एडिटर भी न्यूयॉर्क टाइम ने छापा है कि ये कितना भाई आपके अंदर सबसे ज्यादा काम है, आप पाकिस्तान हुकूमत का और पाकिस्तान स्टेट का नाम इसमें क्यों बदनाम करें। एक बंदे ने गलत काम किया तो पाकिस्तान का नाम क्यों बदनाम हो। तो ये सवाल जो कायरा साहब का है, ये बड़ा अहम है कि अमेरिका के अंदर तो सबसे ज्यादा फेक डिग्रीज हैं, क्या वहां एफबीआर कल सुबह उठेगी और सारे लोगों को पकड़ेगी? बड़े बड़े नाम थे वहां पे भी, मीडिया का भी नाम था मौजूद उसमें। जी मियां मैं ये समझ रहा हूँ, पहले तो ये बात है कि इसमें ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसके मुख्तलिफ पहलू सामने आ रहे हैं। आज से एक हफ्ता पहले जब ये स्कैम सामने आया तो उस वक्त बहुत से लोगों की ये राय थी कि इसमें जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं उन्होंने एक तूफ़ान खड़ा कर दिया तमाम बड़े चैनल्स ने कि ये एक बड़ा ताकतवर एक मीडिया हाउस आ रहा था और इन्होंने एक छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा उछाला है। और उसमें हमने भी कोई उजलत में, मैंने पंजाब असेंबली में भी एक करारदाद दी, लेकिन फिर बाद में हमें एहसास हुआ कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, लीडरशिप की तरफ से भी हुआ कि ये जब तक इन्वेस्टिगेशन से कुछ चीज़ें सामने नहीं आ जाती, इस पर हमें मुहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन जो आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि इतना सारा कुछ ये पिछले कई सालों से यहाँ होता रहा। यहाँ जैसे आपने बताया कि परमिशंस भी हो गई, इन्होंने वो लाइसेंस भी ले लिए और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी होती रही, लेकिन किसी हुकूमती अदारे का ध्यान इस तरफ नहीं गया। और ये एक अमरीकी ज़राए अबलाग में एक ख़बर के बाद इस तरफ सब मतवज्जो हुए। मैं समझता हूँ कि IT के शोबे में जितनी बर्क रफ्तारी से पिछले चंद सालों के अंदर इसमें तरक्की हुई है और IT के अंदर जितने जराइम हैं, साइबर क्राइम के ज़िम्मन में वो आते हैं, हमारे यहाँ भी उसकी कोई लेजिस्लेशन इस तरह की नहीं है मौजूद। मैं तो समझता हूँ जी कि इसमें कवानीन बनाने की बहुत जरूरत है। अच्छा, मैं मियां साहब एक ब्रेक करीब आ गई है, आपकी इजाजत से ब्रेक ले लूँ। मैं ब्रेक से दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आज हम भी, आपने साइबर क्राइम का जिक्र किया, हम क्राइम नहीं करने जा रहे, लेकिन IT के शोबे में एक इनोवेशन हमने भी आज इंट्रोड्यूस करवाई अपनी स्क्रीन के ऊपर। ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर आप लोग जो कमेंट करते हैं प्रोग्राम के ऊपर, वो सिर्फ डिसेंसी के ज़ुमरे में आने चाहिए। आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं मुझे भी, कायरा साहब को भी, आबिद साहब को भी, मियां साहब को भी। हम स्क्रीन पे आपकी फ़ोटो के साथ डालेंगे। आप ट्वीट कर सकते हैं नदीम मलिक, जो लोग ट्विटर यूज़ करते हैं, @नदीम मलिक, NADEEM नदीम, फिर आगे MALIK नदीम मलिक, वन वर्ड है। इसके ऊपर आप ट्वीट कर सकते हैं, या फेसबुक पेज है, उसका भी एड्रेस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है आपको। इसके ऊपर आप ट्वीट करें या फेसबुक पे कमेंट करें, हम स्क्रीन पे आपकी फ़ोटो के साथ डालेंगे। डिसेंट कमेंट्स जो हैं उसको पिक करेंगे, अगर लैंग्वेज ऐसी होगी तो उसको हम छोड़ देंगे। आपकी फ़ोटो भी दिखाएंगे, कमेंट्स भी दिखाएंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मियाँ साहब, आपकी बात दरमियान में अधूरी रह गई थी। अभी मैं प्रोग्राम कर रहा था तो दरमियान में किसी ने मैसेज किया है कि जो टैक्स सवेजन वाले केसेस हैं सिर्फ वही नहीं खुलेंगे मीडिया के लिए। अब मीडिया के जो बाकी केसेस हैं उसमें 2 लीडिंग चैनल्स का उन्होंने नाम लिखा, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं भी किसी चैनल में काम कर रहा हूँ, मुलाजम हूँ यहाँ पे, कल अपनी छुट्टी हो जाए। 2 लीडिंग चैनल अदर देन समा, उसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है कि वहाँ पे भी केसेस खुलेंगे, उनके भी कुछ इश्यूज बाकी था, उनकी बहुत सारी कंपनीज हैं रजिस्टर्ड पाकिस्तान में, तो वो ड्यू है, तैयार रही है, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो अब तो फिर मिसाल बनेगी, एक की बनी तो दूसरे की भी बनेगी। मेरा ख्याल है जी ये बड़ा ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी, और ये कि मीडिया चैनल की वजह से आप बेशुमार इस तरह के काम कर जाएं जिसके ऊपर पर्दा पड़ा रहता है और कोई बंदा उस तरफ जुर्रत नहीं करता, सरकारी एजेंसियों की तरफ से, दूसरे लोगों को भी तरफ से। अगर किसी एक के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है और उसके 10 जायज़ कामों के साथ 2 अगर नाजायज़ काम है और उसको बिल्कुल एक्सपोज किया जा रहा है, उसको जो जुर्म वो कर रहा है उसके लिए फंदा कसा जा रहा है, उसको सज़ा दी जा रही है, तो ये कानून और ये तर्ज अमल तो फिर सबके साथ होना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जहाँ तक ये बात है, मैं ये समझता हूँ कि इससे मुल्क की बदनामी तो हुई है। ये पूरी दुनिया के अंदर पहले ही हमारे यहाँ पर जो फेक डिग्रीज का ख़ास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस का जब ग्रेजुएशन की शर्त थी तो उस पे 20 लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए और बहुत से केसेस जो है ना वो अभी तक चल भी रहे हैं। तो अब ये स्कैंडल और ये स्कैम सामने आने के बाद भी मौजूद हैं मियां साहब, जी ऑफ कोर्स मौजूद हैं सर। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये तो लोग फतवे जारी कर देते हैं, आप फिक्रमंद होना चाहिए। आप साहब हमारे हुकूमत वक्त से भी पूछ लीजिए हुकूमत के इरादे क्या है। टैक्स का इशू बजट भी क्योंकि पास आ रहा है, टैक्स के ऊपर तो फिर आपको हाथ डालना चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड अगर कहता है, इस पर कवानीन इंट्रोड्यूस करा रही है गवर्नमेंट और इस पर कैबिनेट मीटिंग में भी इस पर डिस्कशन हुई और कैबिनेट में भी बात हुई इस पर, बिल्कुल हुई। और देखें उस पर होमवर्क कर रहा है और मिनिस्ट्री फाइनेंस इस पर अपना लाएमल तैयार करेगी, तो फिर तमाम को ऑन बोर्ड लेकर हुकूमत कितनी वसूल टैक्स जी रकम है ज़हन में? देखिए जी, जो भी अहदाफ है वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इससे कंफर्म कर सकती है, लेकिन इसमें रिफॉर्म्स लानी पड़ेगी। इसमें मैं टैक्स रिफॉर्म का जिक्र नहीं पूछ रहा, मीडिया वालों का कहते हैं जी पैसे देखें, चाहे वो मीडिया वाले हैं, सियासतदान हैं, बिजनेसमैन है। मैंने तो नहीं दे रहे हैं जी, मेरी तो आप सैलरी से काट लेते हैं। तो हमारे भी तो कटते हैं ना जी, तो इस साल भी कटते हैं। तो जो देखें पैसे ही तानू मिलते हैं, बाकी कमा तो दसो जो कितना टैक्स देंगे हो। मेरे जिरा मेरी फैमिली का है जी चीज, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। कोई ना अल्लाह के फजलो करम से मुल्क से बाहर अकाउंट है, ना कोई कारोबार है, जो कुछ भी है अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के अंदर है और हर चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुशर्रफ के दौर में भी सब सख्त से सख्त तरीन अकाउंटेबिलिटी से मेरा ख़ानदान गुजरा है। मेरा ख़ानदान, मेरे वाले साहब अटक किले से लेकर लाहौर के काल कोठरियों तक उन्होंने 4.5 सिर्फ अपनी लॉयल्टी को स्विच ओवर नहीं किया और हर किस्म का एहतसाब मुशर्रफ ने किया। अल्लाह के फजलो करम से एक पाई के हम देनदार नहीं है। और देखें, हम इसके हक में हैं जो टैक्स बनते हैं, चाहे वो किसी भी इदारे के हैं, चाहे वो मीडिया हाउसेस के हैं, जो भी है वो आने चाहिए। एक मरतबा ये अब थैले खुले ना, ये फिर पूरा बोरा ही खुलना चाहिए। थैले वैसे भी खुल गए, बोरा ही खुलना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट थे कि थैले खुलने हैं, तो थैले आज खुलने का ऑर्डर जारी हो गया। फॉर्म 15 ही गायब है। इलेक्शन कमीशन कहता था सारा कुछ है, आज कहते हैं इलेक्शन कमीशन है ही नहीं। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ये जो पहली गुफ्तगू चल रही है थोड़ी सी बात कर लीजिए। देखिए मलिक साहब, बात यह है, अगर बोल चैनल ऑन एयर होता तो क्या एग्जैक्ट के साथ यही कुछ होता? अगर ऑन एयर हो चुका होता तो शायद हाथ बड़ा सारा सवाल छोड़ के मैं चला जाता हूँ, मैं आगे मैं कुछ नहीं कहता। दूसरी बात यह है, जो मीडिया पर्सन वहां पे थे, एक कंपनी जिसका नाम एग्जैक्ट था, वो पाकिस्तान में एक अपना लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट बिजनेस कर रही थी। उसके खिलाफ कोई केस पब्लिक में नहीं था, गवर्नमेंट के किसी अदालत में नहीं था, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं था, किसी एफबीआर की तरफ से नहीं था। सो अगर आप वहां जाते हैं, सिवाय इस बात के कि जी आपको तनख्वाह बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल रही थी और आप चले गए, आपने देखा नहीं, क्या ये मुमकिन है कि आप किसी के ओरिजिनल बिजनेस के अंदर जाके पहले तहकीक करें कि हाँ जी आपका लेजिटिमेट बिजनेस है, तब मैं ज्वाइन करूंगा आपको? हाँ, अगर उनको नॉन इलेजिटिमेट था, नॉन करप्ट, नॉन गलती थी और फिर जाके लोगों ने ज्वाइन किया तो गलती थी। तो मुझे हैरानगी ये हुई कि 2 दिन मीडिया ने क्या गत बना दी, 2 दिन रगड़ा लगाया, सब लंबे पड़ गए। अब समझ आई उनको और आपको, मीडिया वालों को,
कि जब आप हमारी सियासतदानों की बेपर की उड़ा देते हैं, जिसका वजूद, हाँ अगर वजूद वाला तो और बात है, लेकिन बेपर की उड़ा के और उसको जितना डैमेज होता है, वो कितना बड़ा प्रेशर और कितना बड़ा नुकसान होता है, लेकिन इसको आगे बढ़िए, हमें तो आदत है, हम बर्दाश्त करते रहते हैं। इसके वैसे 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा उन 2,500 लोगों का है जिसमें रिपोर्टर्स, कैमरामैन, वर्कर्स हैं, जाता ही नहीं हूं, और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने चैनल रन करना, बेचारों को जो मैनेजमेंट नहीं देते। आप दोनों की बात करो, दोनों की बात करो। वो बंदा जो 40 लाख तनख्वाह ले रहा था, 50 लाख तनख्वाह ले रहा था, उसका भी यही इशू है कि अगर उसको मालिक कहता है कि भाई उसको, मैं जाता हूं किसी जगह पर मुझे कहा जाता है कि तेरी तनख्वाह 3 लाख है, तू 10 लाख में हमारे पास आ जा, ओके, मुझे सोचना चाहिए कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुझे राइज मिल रहा है, लेकिन क्या ये मार्केट में वैसे दौड़ तो लगी है ना, कैमरामैन कर भी नहीं सकता। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन दोस्तों से बड़ी हैरानगी हुई कि मीडिया ने थोड़ी सी अपने ही दोस्तों के रगड़े लगा दिए, तो रगड़ा बर्दाश्त नहीं कर सके। अफसोस सिर्फ इस बात का, थोड़ा सा उनको चाहिए था कि वो अपना फैसले, मैं समझता हूं उनका फैसला गलत नहीं था, मैं आज भी समझता हूं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा गलत फैसला नहीं कर दिया था, लेकिन चले ये अब उनको समझ आ गई। बट मेरा सवाल ये है, दोस्त है वजाहत सईद, आप तो वजाहत ने आज मैसेज किया, बहुत सारे दोस्त, उसी को मैं कोट कर देता हूं, वो कहता है कि ये जो हमारे लिए आइकन्स है न्यूज रूम के अंदर, इन्होंने हमें लेट डाउन कर दिया, तो मैं उसी की बात पे इसको छोड़ देता हूं, थैलों पे आ जाए। सर दूसरी गुजारिश ये है कि टैक्स इस मुल्क के अंदर, अल्लाह करे ये वक्त आ जाए, हमारी जिंदगी में आ जाए, मीडिया हाउसेज से टैक्स वसूल हो जाएगा, करना चाहिए, नहीं चाहिए एक इन प्रिंसिपल। मैं तो कह रहा हूं अल्लाह करे, मैं तो कह रहा हूं कि अल्लाह करे वो वक्त आए, मेरी जिंदगी में आए कि सब ताकतवरों से टैक्स वसूल हो, मुझे तो उस पर खुशी होगी, लेकिन ये लगता नहीं है। मलिक साहब गुजारिश ये है, मीडिया के अंदर तो और बहुत सारी क्रॉस मीडिया, कहते थे जिसका अखबार हो उसका चैनल नहीं हो सकता, अब तो चैनल वाले का रेडियो भी है, अब तो रेडियो वाला डीटीएच भी लेना चाहता है। खत्म किसने करवाया था? क्रॉस मीडिया कहां से कहां तक नहीं जा सकता सर। खत्म कब हुआ था और किसने करवाया? सर कभी खत्म, हमसे बहुत पहले, ये उन अदवार की बात है जब सियासत नहीं होती, गालियां सियासत को पड़ती है, ये उन अदवार की बात है जब करप्ट लोग हुक्मरान नहीं थे। ठीक है, मैंने दूसरी बात यह है, अच्छी मेरे ख्याल चंद बोल दिए, ब्रेक ले लो, से और बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम दूसरे टॉपिक को ज्यादा टाइम नहीं दे सके, लास्ट सेगमेंट है, अगर थैलों पे भी बात हो जाए, फॉर्म 15 पे जाने लगा था, लेकिन मैं सिर्फ एक गुजारिश ये भी करता चलूं कि टैक्स रेड हुआ, टैक्स पता नहीं इनसे कलेक्ट हो सकेगा कि नहीं, या बाकी चैनल से हो सकेगा कि नहीं। सवाल ये है कि जब टैक्स चोरी हो रहा था, इतने बड़े इदारे खड़े हो रहे थे, इतना बड़ा उनका इनकम सोर्स आ रहा था, वो मतलब डीएचए में उनके बड़े मल्टी स्टोरी प्लाजास बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, और वहां पे हजारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, तो एफबीआर सोया हुआ था। क्या एफबीआर के लोगों से भी पूछगिछ होगी? और जब उन्होंने मशीनरी मंगवाई, आज उनको कहा जा रहा है कि अपने हमें सामान दिखाओ या उसकी रसीदें दो, तो क्या कल जो लोग जिनके जिम्मे ये था कि वो पूछते उनसे कि आप कहाँ लगा रहे हो, ये टैक्स एग्जम्पशन आप गलत अवेल कर रहे हो, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? मुझे नहीं लगता, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। रही बात बैग ओपन करने की, मलिक साहब पिछले इलेक्शन के बारे में हमने बहुत पहले ये बात कही थी, मेरा पहले दिन से ये व्यू था कि जब तक बैग नहीं खुलते असल में हकायक सामने नहीं आ सकेंगे। असल हकायक तो बैग्स के अंदर छुपे हुए हैं या बैग्स के अंदर बंद है, बाकी हकीकतें मेरे पास कहां से आ सकती हैं? क्या मेरे पास कोई वीडियो फुटेज है? क्या मेरे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट है? आप सपोर्ट करते हैं थैले खुलने? तो थैले खोलने के बिल्कुल बल्कि अभी तक हमने जो थैले खोलने की दरखास्त की हुई थी, ये वो तो इशू शुरू हुआ ही नहीं है, तो पीटीआई का इशू था। 65 थैलों वाला नहीं है, वो 65 थैलों वाला या 10 थैलों वाला हो, हमने 10 का भी कहा है कि उसके अंदर खोल के वो टारगेट हो जाए, ताकि क्या क्या उसमें गलती हुई, क्या क्या मिसिंग, ओवरऑल स्टफ क्या है। मैं आज भी उसे समझता हूं कि अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने या जुडिशियल कमीशन ने ये जो फैसला किया है, जुडिशियल कमीशन को इसी में साथ ये भी कर लेना चाहिए कि वो चंद पोलिंग स्टेशन, चंद हलकों का वो इलेक्शन ऑडिट भी करा दें कि इन बैग्स के अंदर से क्या निकल रहा है, क्योंकि बैग तो खुलना ही है। मियां महमूद साहब, आपकी जमात का ये मुतालबा था जिसके ऊपर ये आज फॉर्म 15 का ऑर्डर जारी हुआ, और ये वोट ऑडिट नहीं है। आई एम सॉरी, इलेक्शन कमीशन की रिस्पांसिबिलिटी थी कि इसको अभी तक वेब पे डाल देते। आप मेरे छोटे भाई हैं, आप किसी दूसरे को भी बोलने का मौका दे दीजिए प्लीज, आप काफी बोल चुके हैं। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू एड्रेस। जी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैं नदीम मलिक साहब मुझसे सवाल करेंगे, आपको वक्त देते हैं, दे नहीं देते ना दे, आप मुझे तो प्लीज ना कहें ना जी, ये मुनासिब नहीं है। मियां साहब जी, उन्होंने मेरे से सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप सर मैंने उनको मुखातिब मुझे बता दें, टाइम निकल जाएगा। मियां साहब आप बताइए, आपकी जमात का मुतालबा था। मैं ये समझ रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी फतह है पीटीआई की
कि हम जिस बात को डे 1 से कह रहे थे वो बात बिल आखिर जुडिशल कमीशन ने मान ली और अब तमाम हकायक पूरी कौम के सामने आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो कहता रहा कि हमारे पास फॉर्म 14 फॉर्म 15 मौजूद हैं, आज जो कुछ हुआ वो सबने देख लिया। अब दोबारा उन्हें वार्न किया गया है, इलेक्शन कमीशन आगे रिटर्निंग ऑफिसर्स को कह रहा है जी फॉर्म पहुंचाएं। अब ये फॉर्म 14 15 जो हैं 15 फॉर्म ये आज की डेटों में ये साइन करके वहां पर सबमिट होंगे, जितने भी होंगे उसका फिर फोरेंसिक एनालिसिस होगा और उससे पता चलेगा कि ये कल की 2 हफ्ते की डेट के साइन है या 2 साल पहले के साइन है, तो सारा पोल खुल जाएगा। इसलिए मैं ये समझता हूं अब जितनी जद्दोजहद पीटीआई ने की थी कि ये एक बहुत मैस लेवल पे एक प्लान्ड ये रिगिंग के जरिए से इंतखाबात के नतायज को बदला गया है, वो बिल्कुल अब करीब हम उसके पहुंच चुके हैं, चंद दिनों की बात है। आबे सर मलय साहब, मुझे नहीं पता कि ये रात को सोते उठते ये पीटीआई का मंशूर है। इन्हें मुल्तान में भी अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुंह के बल ऊंधे मुंह ने नीचे गिराया है, जगह जगह पर इनको गिराएंगे इंशाअल्लाह ताला। इनका ये ख्वाब चकनाचूर करेंगे। जहां तक जुडिशल कमीशन के फैसलों का है वो पाबंदी करना, एहतराम करना, लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इस तरह के मामलात को टीवी चैनल्स पे इसकी बहस नहीं होनी चाहिए, उनको अपना काम करने दिया जाए। तो बेहतर है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये किसकी फतह हुई है, वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। कि जैसे ये थर्ड अंपायर को कहता है मियाँ साहब उंगली उठने वाली है, ये तो खुदाई दावे करते हैं, ये इनका दिमागी तवाज़ुन। एक सेकंड थोड़ा झटका नहीं लगा जब इलेक्शन कमीशन पागलखाने जाने वाली इनकी हालत है, ये तहम्मुल के साथ देखें जो कुछ हो रहा है। मैं ये कतन नहीं, ये आप फाउल नहीं खेलने दूंगा। जब आपकी बारी थी मैंने आपको कट नहीं किया। देखें अब जो भी इनका रोना धोना है, हमने तो देखे परेशान तो वो लोग होंगे जिनको कोई इशू होगा। अल्लाह के फजलो करम से 24-25 जमातों वाली जमात कह रही है जी हमारा मैंडेट चोरी हो गया। मुल्तान में फिर किसने मैंडेट चोरी किया, और भी ये एरियाज में ये जो ननकाना साहब की सीट है वो मैंडेट किसने चोरी किया है। लोगों ने अल्लाह के फजलो करम से शेर पर मोहर लगाकर बताया है कि लोग नवाज शरीफ के साथ है। लेकिन जहां तक जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग का ताल्लुक है, हम उस हर फैसले का एहतराम करते हैं, उनको अपनी प्रोसीडिंग को मुकम्मल करना दिया जाए। जो इन्होंने बम चलाने थे इन्होंने चला दिए, अब जो फैसला होगा वो कौम का साहब। देखिए हमने बम चलाए हैं और बमों से असल हक़ाइक़ भी पूरी कौम के सामने आ गए जनाब। 2 साल की हमारी जद्दोजहद जो है वो रंग ले आई है, अब बेनकाब होगा ये फ्रॉड इलेक्शन। लोड कर देता। अब आप मियां साहब को कहिए, मैं तो नहीं करना चाहता। तो गुजारिश है कि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉर्म्स डिस्प्ले कर देता, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक प्रैक्टिस है, एक लॉ है, और आज तक इलेक्शन कमीशन अगर वो काम करने में कासर रहा तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन इसमें उनको पता था कि इसके अंदर क्या सूरत हाल है। आज वो कौम के सामने बहरहाल एक साफ बात आ गई है और वो बैग खुलने चाहिए। मैं आज फिर कहूंगा कि कम से कम 8-10 हल्कों का, क्योंकि बैग सारे खुलने हैं, उन सारे बैग खुलने का सुप्रीम कोर्ट जो है या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है या जुडिशियल कमीशन जो है वो एक ऑडिट करा दे, सैंपल ऑडिट करा दे, ताकि उसके अंदर मजीद चीजें जो है वो भी सामने आ जाए कि इसका ट्रेंड क्या है। और जब ये बैग खुलेंगे आपको पता चल जाएगा। फॉर्म 14, फॉर्म 15, फॉर्म 16 ये बुनियाद है सारे इलेक्शन की। अभी हम भी कुछ बातें और करेंगे, हमारा जो मुतालबा था अभी वो बाकी है। अच्छा मियां साहब आप फरमा दीजिए, अब फॉर्म 14, 15 आपको लगता है कि ये फॉर्म 15 की तफसीलात सामने आएंगी तो उसमें से कुछ चीज नई सामने आएगी? मेरा ख्याल है जी ये सारे फॉर्म कलेक्ट नहीं हुए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नए सिरे से ये रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं पहले कह चुका हूं, जब उसका फोरेंसिक एनालिसिस होगा तो ये वाजे हो जाएगा कि ये सिग्नेचर और स्याही जो फॉर्म ये तैयार किया गया ये 2 हफ्ते पहले किया गया, ये 2 साल पुराने ये साइन और स्याही है, तो सारा खेल जो है वो सामने आ जाएगा। ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ पीटीआई के जो वकला है वहां ने जिरा की, और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आबद शेर अली जो बात कहते हैं, मैं ये समझता हूं ये किसी एक पार्टी का नहीं है जी, ये पूरी कौम का इज्तिमाई मसला है।
22 पार्टियां इलेक्शन जुडिशल में गई हैं। मुस्लिम लीग एन को छोड़ के तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, उन्होंने कंप्लेंट वहां दायर की है और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन रिग्ड हुए हैं। अपने अपने अंदाज से सब लोग अपना केस जो है वो प्लीड कर रहे हैं। साबित तो इन्होंने करना है, इनके पास कुछ है नहीं है। देखें, इनको कहा है जो कमेटी बनी है नेशनल असेंबली की पार्लियामेंट के अंदर, ये आए रिफॉर्म लाए, बाकी जुडिशियल कमीशन को उनका काम करने दिया जाए। मैं आपको बताता हूं कि जो सिग्नेचर हुए हैं तमाम पोलिंग एजेंट्स के, जो इनके भी बने थे मेरे भी बने थे, वो रिजल्ट की कॉपियां उनके सिग्नेचर के जो वहां पे रिटर्निंग उनके समेत मेरे पास मौजूद है। मैं मियां साहब को भेज दूंगा, ये जिस मर्जी खत्म हो गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, 4 सूबों में 4 अलग अलग हुकूमतें हैं, हर जगह जाके बैग नहीं बदले जाएंगे, जो ट्रेंड होगा सामने आ जाएगा। आबिद शेरल साहब, कमरजमान कायरा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।